कोर्स को हम लोगों ने देखा था। आज हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर एंड पंजाब। ठीक है, पहले बंगाल को देखते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 तक आता है और इसको बंगाल का सूबेदार यानी गवर्नर बना दिया जाता है फारूक सियार के द्वारा। कब बना जाता है? 1717 में। ठीक है, और फारूक सियार 1719 में इसको उड़ीसा का भी गवर्नर बना देता है। ठीक, गवर्नरशिप दे देता है फारूक सियार उड़ीसा का 1719 में। ढाका से मुर्शिदाबाद ये कैपिटल ट्रांसफ़र करता है बंगाल की। और उसके बाद सुजाउद्दीन आता है 1727 से लेके 34 तक। सुजाउद्दीन जो था वो सन इन लॉ था मुर्शिद कुली खान का, और इसको गवर्नरशिप दे दी जाती है बिहार की। कौन देता है? मोहम्मद शाह रंगीला 1733 में गवर्नरशिप दे देता है बिहार की सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा आता है सरफराज खान 1739 से लेकर 40 तक। सुजाउद्दीन सरफराज खान को मार देता है अलवर्दी खान, और ये उस टाइम होता है डिप्टी गवर्नर बिहार का 1740 में। सरफराज खान के बाद अलवर्दी खान आ जाएगा। अलवर्दी खान 40 से 56 तक रहेगा। आई थिंक काफ़ी लंबा यही रहता है अलवर्दी खान। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग होता है गवर्नर आई थिंक। और इसको लीगलाइज करना होता है जो इसने उथलाया होता है सरफराज खान को, तो इसलिए ये मुग़ल एम्परर रंगीला से, मोहम्मद शाह रंगीला से वो क्या कहते हैं फरमान इशू करवाता है और 2 करोड़ का फिरौती देता है। ठीक है, तो ये लीगलाइज हो जाता है और ये बन जाता है अलवर्दी खान बंगाल का गवर्नर प्रॉपर। फिर ये क्या कहते हैं फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देता है कलकत्ता की और चंद्रनगर की, ताकि फ्रेंच और इंग्लिश इसके एरिया में या इसकी टेरिटरी में हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद आ जाता है सिराजुद्दौला, जो कि होता है ग्रैंडसन अलवर्दी खान का। 1756 से लेकर 1757 तक रहेगा। सिराजुद्दौला सीज कर लेता है कसीम बाजार को, जो कि इंग्लिश सेटलमेंट होता है, इंग्लिश फैक्ट्री होती है कसीम बाजार, उसको सीज कर लेता है। और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम जो होता है वो सरेंडर कर देता है। ठीक है, कौन? ये ब्रिटिश सरेंडर कर देते हैं फोर्ट विलियम। लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव आता है और उसको कलकत्ता को रिकैप्चर कर लेता है। फोर्ट विलियम मेनली कलकत्ता में ही होता है। ठीक है, फिर 2 जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। अलीनगर अपना कलकत्ता ही है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। और सिराज सिराज को काफ़ी डिमांड्स माननी पड़ती हैं ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाह रहे होते हैं कि आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हो सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच, इसलिए ब्रिटिश इसके साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर करते हैं सिराज के साथ। ब्रिटिश उसके बाद चंद्रनगौर जो कि फ्रेंच सेटलमेंट होता है उसको मार्च 1757 में कैप्चर कर लेते हैं और अपने अंडर कर लेते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी की घटना होती है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और इसमें जो सिराज होता है वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी होती है इसके खिलाफ और इसके अपने ही लोग होते हैं, जैसे कि मीर जाफ़र उस टाइम मीर बख्शी होता है, मानिक चंद जो होता है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता होता है, आमी चंद जो होता है रिच सिख मर्चेंट होता है, जगत सेठ जो कि बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल होता है, और खादिम खान जो कि कमांडर होता है नवाब के आर्मी का। मीर जाफ़र की बात करें तो 1757 से 1760 तक रहेगा मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र को जब बना दिया जाता है गवर्नर, तो मीर जाफ़र क्या कहते हैं अनडिस्प्यूटेड राइट्स देता है ट्रेड की बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे। किसको? ब्रिटिशर्स को या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसको 24 परगना की ज़मींदारी भी मिलती है, बट इसके लिए बहुत भारी हो जाता है और ये इतना सब संभाल नहीं पाता है। और फिर बाद में डेब्ट इसके ऊपर मतलब काफ़ी कर्ज आ जाता है, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हटा के इसके सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी में बैठा देती है। मीर कासिम 60 से लेकर 64 तक रहेगा। मीर कासिम सीड कर लेता है बुर्दवान, मिदनापुर और चितगोंग को। ठीक है, और कैपिटल शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को। ढाका से कैपिटल मुर्शिदाबाद करता है मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर करता है मीर कासिम। मीर कासिम कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद वो रिवोल्ट कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दस्तक जो मीर जाफ़र ने इशू किया था
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, उसका ये लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लेकिन बाद में मीर कासिम भाग जाता है और अवध चला जाता है। अवध में कौन होता है उस टाइम रूलर? शुजा-उद-दौला होता है। और मुगल एम्परर के साथ मिलके ये लोग एक तिकड़ी बनाते हैं, 3 तिकड़ी कह सकते हैं, जिसमें एक मीर मीर कासिम होता है, फिर शुजा-उद-दौला होता है और शाह आलम सेकंड होता है। ठीक है? ये तीनों एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो होता है। मुनरो कौन है? ये लीड करता है ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है? और हेक्टर मुनरो इन तीनों को डिफीट करता है। ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर में। और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद, क्योंकि मीर जाफर ने हेल्प की होती है, इसलिए मीर जाफर को ये लोग दोबारा थ्रोन पे बैठा देते हैं। ठीक है? अब मीर कासिम के बाद कौन कौन बंगाल के गवर्नर रहे वो एक बार देख लेते हैं। मीर कासिम के बाद 60 से 64 तक रहता है मीर कासिम। ठीक है? उसके बाद मीर जाफर 64 से लेके 65 तक रहेगा। फिर निज़ामुद्दौला रहेगा 65 से लेकर 66 तक। फिर सैफुद्दौला रहेगा 66 से लेकर 70 तक। फिर मुबारकुद्दौला रहेगा 70 से लेकर 72 तक। एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। मीर जाफर की डेथ के बाद उसका जो बेटा होता है नजमुद्दौला, उसको थ्रोन पे बैठा दिया जाता है और वो ट्रीटी साइन करता है 20 फरवरी 1765 को, in which the Nawab was disbanded most of his army and to administer Bengal through the deputy सूबेदार। मतलब इसमें बंगाल में क्या हो जाता है कि एक तो अपना नवाब ही हो गया। ठीक है? दूसरा होता है डेप्टी नवाब। डेप्टी नवाब को अपॉइंट कौन करता है? ये ब्रिटिश अपॉइंट करते हैं। और जो मेन पावर होती है वो डेप्टी नवाब के पास ही होती है, क्योंकि भाई ये ब्रिटिश इसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश ने ही नॉमिनेट कर रखा होता है इनको। ठीक है? फिर क्लाइव आता है। क्लाइव दो ट्रीटी साइन करता है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक तो शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर था उसके साथ करता है। ठीक है? और दूसरा जो है शुजा-उद-दौला उसके साथ करता है, ये अवध का नवाब होता है। ये 16 अगस्त में शुजा-उद-दौला के साथ करते हैं पहले, लेकिन शाह आलम सेकंड के साथ करते हैं। शाह आलम सेकंड में क्या होता है, इनको भाई शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद में प्रोटेक्टरेट के तौर पे इनको वहाँ बैठा दिया जाता है, और कारा भी इनको, जो कारा और इलाहाबाद जो कि सुजाउद्दौला के अंडर होता है, वो शाह आलम सेकंड को दे दिया जाता है। बट मेनली जो शाह आलम सेकंड होते हैं इनको इलाहाबाद में ही बैठाया जाता है। ठीक है? और नवाब ऑफ अवध को 50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी देना पड़ता है। मतलब ये अवध ये सुजाउद्दौला को 50 लाख देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इन लोगों ने लड़ाई की है, लड़ाई में जितना भी नुकसान हुआ को कहते हैं वॉर इंडेमनिटी, वो सब उनको देना पड़ता है। डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है बंगाल में 1765 के बाद। डुअल गवर्नमेंट यही मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ तो नवाब हो गया अपना और दूसरा हो गया डेप्यूटी नवाब। ठीक है? द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी रेवेन्यू राइट्स अथॉरिटी फ्रॉम शाह आलम सेकंड एंड निजामत एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम नजमुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, बट द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। वॉरेन हेस्टिंग आता है 1772 में, और वो ये जो डुअल गवर्नरशिप होती है या फिर डुअल गवर्नमेंट होती है बंगाल की, उसको एबॉलिश कर देता है। अब चले जाते हैं मैसूर पे। ठीक है? मैसूर में सबसे इंपॉर्टेंट इनको याद रखना है, एक हैदर अली था। 1761 से 82 तक रहता है हैदर अली, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। काफ़ी इल हो जाता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। हैदर अली की बात करें तो हैदर अली का जो करियर होता है वो एक सोल्जर होता है, और वो सर्व कर रहा होता है मैसूर स्टेट में। बाद में वो फौजदारी में चला जाता है जो कि दिंदुगुल में था। ठीक है? और ये इस्टेब्लिश करता है आर्सेनल। कहाँ पे इस्टेब्लिश करता है? दिंदुगुल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिंदुगुल में किसने आर्सेनल स्टार्ट किया था? तो वो हैदर अली था। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। फिर 1761 में ये ओवरथ्रो एक नंद राज होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वुडियार किंग कृष्णराज वन को। तो उसको ये उथला देता है। बट क्या कहते हैं, ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज करता है कृष्णराज वन को एज अ लॉफुल रूलर। ठीक है? फर्स्ट मैसूर वॉर की बात करें तो 1766 से लेके 69 तक होती है। ये ईयर याद रखना है इसमें, मैसूर वॉर में पहले कब हुई थी। तो एक मैसूर वॉर का चलिए मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट मैसूर वॉर 1766 से लेके 69 तक का। हैदर अली जो है डिफीट कर देता है ब्रिटिशर्स को। ठीक है? और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1769 में। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर होता है 80 से 84 के बीच में।
इसमें वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो अटैक करता है फ्रेंच पोर्ट माहे को, विच वॉज इन हैदर अली, जो कि हैदर अली की टेरिटरी में होता है। ठीक है, हैदर अली led a joint with the Nizam and Maratha and captured the Arcot। हैदर अली फिर आरकोट को कैप्चर कर लेता है। हैदर अली का थोड़ा इशू रहता है आरकोट से, क्योंकि इन दोनों की जो टेरिटरी थी वो आसपास में थी। तो स्टार्टिंग में तो ये आरकोट जो था, आरकोट ब्रिटिशर्स और मराठास और निज़ाम ये सब एक तरफ हो रहते हैं, बट हैदर अली अपनी तरफ क्या कहते हैं, मराठा को क्या करता है वो नॉर्मलाइज कर देता है, मतलब उसको न्यूट्रल बना देता है। और जो हैदराबाद होता है उनका, उसका निज़ाम उसको अपना दोस्त बना लेता है। ये पहले पहले फर्स्ट मैसूर वॉर की बात बता रहा हूँ मैं। सेकंड मैसूर वॉर में क्या होता है कि हैदर अली जो है, हैदर अली लेड अ जॉइंट फ्रंट विद निज़ाम एंड मराठा एंड कैप्चर्ड आरकोट। ठीक है, हैदर अली आरकोट को कैप्चर कर लेता है और इसको कैप्टन, आरकोट क्या होता है उस टाइम, कैपिटल होता है कार्नेटिक स्टेट का। इन 1781 हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टोनोवो बाय सर आर्यकूट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्यकूट एक ब्रिटिश गवर्न वो लीडर होता है, वो पोर्टोनोवो में हैदर अली को 1781 में हरा देता है। ठीक है, और उसके बाद में वो बीमार पड़ जाता है हैदर अली और उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, तो 1782 से 99 तक रहेगा। ठीक है, हैदर अली सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान, ये 1782 ये बता दिया। ही कंटिन्यूड अ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर टिल 1784। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म नहीं होती है, वो तो 1784 तक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चलती है। फिर उसके बाद टीटी ऑफ मैंगलोर होती है 1784 में। तो टीटी ऑफ मैंगलोर पूछा जाए तो किसके किसके बीच हुई थी, तो ये टीपू और इंग्लिश के बीच हुई थी। ठीक है, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 तक के बीच में। मराठा एंड निज़ाम एडेड द ब्रिटिश, कॉर्नवालिस कैप्चर्ड बैंगलोर। मराठा एंड निज़ाम एडेड द ब्रिटिश, कॉर्नवालिस का, अच्छा, बैंगलोर को कॉर्नवालिस जो होता है वो कैप्चर कर लेता है, और मराठा और निज़ाम और ब्रिटिश सब तीनों एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। ठीक है, टीपू सीधे, हाँ, अब टीपू की जब श्रीरंगपट्टनम में 1792 में क्या होता है कि टीपू की आधी टेरिटरी जो होती है उसके तहत, ट्रीटी के तहत चली जाती है, और इसमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ये हार जाता है टीपू अपना। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो 1799 में, और लॉर्ड वेलेस्ली अटैक द टीपू सुल्तान एंड डाइड। टीपू सुल्तान को मार देता है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और ये 1799 में होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और जब टीपू मर जाएगा तो कोई ट्रीटी ही नहीं हुई। ट्रीटी इसमें तीन होती है मेन, हमको याद रखनी है, एक तो मद्रास की, और एक मैंगलोर की, और श्रीरंगपट्टनम की। अगर हमको इसको याद रखना है ट्रिक तो ये याद रख सकते हैं, मैसूर, एम से मैसूर होता है। ठीक है, एम से मैंगलोर, फिर एम से मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर सेरिंगपट्टनम, तो एम एम एस याद रख सकते हैं, एम एम एस। ठीक है, और अगर इनका पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी अगर नहीं याद रहे तो भाई अल्फ़ाबेटिकल लगा देना, सब आ जाएगा वही सेम। ठीक, Tipu was the only Indian ruler who have understood the importance of economic strength as the foundation of military strength। ये तो बेकार है। टीपू established the embassies, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि टीपू established the embassies, कहाँ कहाँ embassies ओपन करता है, फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, पेरू में, टू डेवलप फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को अच्छा करने के लिए टीपू इन चार जगहों पे एम्बेसीज ओपन करता है, फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेरू में। टीपू ने ही प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी एज हिज कैपिटल, और श्रीरंगपट्टनम में इसकी कैपिटल थी, एंड बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बनता है टीपू। ठीक है, अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10th गुरु थे, है ना, और लास्ट सिख गुरु थे, ये इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था रिलीजियस सेक्ट को एक मिलिट्री ब्रदरहुड में। ठीक है, इन द कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, इन द कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर दैट फॉलोड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के इन्वेजन से कंफ्यूज होके सिख इंक्रीज द मिलिट्री, मिलिट्री स्ट्रेंथ को सिख ने इंक्रीज कर ली थी। ठीक है, एंड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पावर। फिर महाराजा रणजीत सिंह जो थे 1792 से 1739 तक ये रहते हैं, ये पंजाब को, पंजाब के मतलब सिख स्टेट के रूलर रहते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है महाराजा रणजीत सिंह, ये याद रखना है। ठीक है,
ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ दिस टाइम एंड फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये गुर्जनवाला में पैदा हुए थे 1780 में। ठीक है, और लाहौर को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था 1799 में, और इसको कैपिटल बना दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अमृतसर को 1802 में कर लिया था कैप्चर, और लुधियाना को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, और कांगड़ा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बन्नू, देराजत और पेशावर, ये सब इनके अंडर में थे। मतलब इन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो अगर आएगा क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से टेरिटरी महाराजा रंजीत सिंह के अंदर थे। ये आ भी चुका है क्वेश्चन। तो अमृतसर एक तो याद रखना है इनको। ठीक है, लुधियाना याद रख लेना है, कांगड़ा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर। ठीक है, और पेशावर, ये सब तो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, लाहौर था ही इतना कैपिटल इनका। इनकी मौत हो जाती है 1839 में। ठीक है, डाई मतलब मर जाते हैं रणजीत सिंह। उसके बाद इनका इनका जो सक्सेसर होता है रणजीत सिंह का, वो होता है खड़क सिंह। खड़क सिंह 1839 से लेकर 40 तक रहेगा। फिर उसके बाद ननिहाल सिंह आएंगे 1840 में। फिर शेर सिंह 1840 से 43 तक। फिर दलीप सिंह सबसे लास्ट थे, 1843 से 49 तक रहेंगे। ठीक है, द सिख पावर वॉज ब्रोक बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिख की जो पावर होती है ना, वो बहुत घट जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो बाद के रूलर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते इसलिए। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देख लेते तो 45 से लेकर 46 के बीच में होती है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होती है 45 से लेकर 46 के बीच में, इसमें 4 बैटल्स लड़ी जाती हैं। एक होता है बैटल एट मुदकी, और दूसरा फिरोज शाह, फिर अलीवाल और सोबराव। ये चारों के चारों बैटल्स हार जाते हैं सिख। ठीक है, किससे? इंग्लिश से। ठीक है, और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में, जो ये वॉर होती है इसको एंड करता है। ठीक है, सन हेनरी लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट रेसिडेंट। और फिर ट्रीटी होने के बाद सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ का रेजिडेंट बैठा दिया जाता है। रेजिडेंट वो आदमी है जो कि वहाँ पे जाएगा, इंग्लिश द्वारा बैठाया जाएगा, वो बंदा वहाँ पे जाके सब कुछ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इन सबको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो 1848 से लेकर 49 के बीच में होगा। ठीक है, डलहौजी इसमें आते हैं और अनेक्स कर लेते हैं पंजाब को, और सर जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। ये इंपॉर्टेंट रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। अब कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम देख लेते हैं, उनके फाउंडर देख लेते हैं, और नेक्सेशन ईयर देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये जो रेड बॉक्सेस दिए रहते हैं ना दूसरे में, ये वही है। ठीक है, अगर बंगाल की बात करें, जो कि फाउंडर कौन था? मुर्शिद कुली खान 1713 में, और इसका एनेक्सेशन हो जाता है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। ठीक है, मराठा की बात कर ले तो 1720 में बाजीराव वन होते हैं। ये 1801 में सब्सिडी अलायंस हो जाती है। ठीक है, मराठा कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसको बाजीराव वन वो फाउंडर थे। ठीक है, फिर 1801 में सब्सिडी अलायंस के तहत ये चली जाती है। फिर उसी तरह आरकोट 1720 में सदाउद्दौला इसको फाउंड करते हैं, बट 1801 में सब्सिडी अलायंस के तहत चली जाती है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस बाय द वे कौन लाया था ये आप बताइए। ठीक है, नवाब ऑफ अवध की बात करें तो 1722 में मीर मोहम्मद आमीन या फिर शहादत बुरहानुल मुल्क, ये सब मेन तो यही याद रखते हैं, बुरहानुल मुल्क, मीर मोहम्मद आमीन, शहादत खान, या तो ठीक है सादत खान या बुरहानुल मुल्क। ठीक है, ये फाउंडर थे अवध के। ठीक है, 1801 में डलहौजी सब्सिडी, पहले 1801 में सब्सिडी लाइन्स होती है, फिर बाद में 1856 में डलहौजी आता है, वो एनेक्सेशन कर लेता है। ठीक है, किस बेसिस पे करता है? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद आते हैं 1724 में, मीर कमरुद्दीन चीन किलिच खान जो थे 1724 में वो फाउंड करते हैं हैदराबाद को, और हैदराबाद 1798 में सब्सिडी लाइन्स के तहत चला जाता है। मैसूर की बात की तो हैदर अली 1761 में फाउंड करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जो हैदर अली के अंडर रहता है मैसूर स्टेट, वो 1761 में फाउंड करते हैं, और 1799 में सब्सिडी लाइन्स के तहत ये भी चला जाता है जब उसकी टीपू की डेथ हो जाती है। पंजाब का बता ही दिया, 1792 में रंजीत सिंह आते हैं, फाउंड करते हैं, और 1849 में डलहौजी आता है, वो कैप्चर कर लेता है, क्योंकि डलहौजी नहीं तो लास्ट फाइट की थी सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, बस अभी यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। थैंक यू।